Hello friends, I am Neha. A very warm good evening friends. Welcome back to Medical Nursing अड्डा 2.0. हम बात कर रहे थे CHO सीरीज़ के बारे में. तो CHO सीरीज़ का हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे. आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी कि हमारा MSN का जो हमारा सब्जेक्ट है. कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं फ्रेंड्स. तो चलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन. जो फादर ऑफ मेडिसिन है उन्हें हम किन के नाम से जानते हैं, यानी कि जो फादर ऑफ मेडिसिन है वो कौन है. सुश्रुता, हिपोक्रेट्स, धन्वंतरी या फिर चक्र. तो इनमें से कौन जो थे वो फादर ऑफ मेडिसिन थे. तो हमारा क्या होगा, हमारा बी नंबर सही होगा. जो हिपोक्रेट्स थे वो हमारा क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु इज़ अ फादर ऑफ अ सर्जरी. सर्जरी के फादर कौन थे, चरक, सुश्रुता, हिपोक्रेट्स या धन्वंतरी. तो हमारे कौन थे, सुश्रुता, जो कि सर्जरी ऑफ फादर यानी कि सर्जरी के फादर थे. थर्ड नंबर क्या है, फॉलोइंग आर अ क्लिनिकल फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेट. इनमें से कौन सा ऐसा क्लिनिकल फीचर है जो कि डिहाइड्रेशन का है, बट उसको छोड़ के क्या होगा हमारा. फर्स्ट क्लिनिकल फीचर मतलब साइन और सिम्टम्स जो हमें लक्षण पेशेंट्स में दिखते हैं. फर्स्ट क्या है, पॉल्यूरिया. सेकंड क्या है, संकर्न आइज. थर्ड ड्राई स्किन या फिर हाइपोटेंशन. ये तीनों हैं जो कि क्या है, डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं. पर हमारा क्या हाइपोटेंशन है वो अलग है. बट जो ओलिगुरिया है, पॉलीयूरिया मतलब कहने का जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन में यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा या फिर ज़्यादा होगा. तो क्या होगा, कम होगा. ओलिगुरिया होना चाहिए यहाँ पे, जो कि हमारा क्या है, पॉलीयूरिया. तो पॉलीयूरिया हमारा डिहाइड्रेशन का लक्षण नहीं है. तो ये हमारा ए नंबर इज़ करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ऑल आर द रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन एक्सेप्ट. ये जो इनमें से चारों हैं क्या है, सारे पल्मोनरी एम्बुलेंस के रिस्क फैक्टर हैं, यानी कि वैसे पेशेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं. पर एक को छोड़कर वो क्या है, ओबेसिटी या फिर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी या फिर एनीमिया. ओबेसिटी क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड हो भी सकता है और प्रेगनेंसी में भी हो सकता है. बट एनीमिया में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांसेस नहीं होता है एनीमिया में. तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज ICP फॉलोइंग हेड इंजरी. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. अर्लीस्ट में यानी कि जो हमारा साइन सिम्टम है बढ़ा हुआ है किस चीज़ का, ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर. और क्या है, फॉलोइंग हेड इंजरी. और उसको प्रश्न को क्या है, हेड इंजरी हुआ है. तो क्या होगा, पिपलरी डायलेशन होगा या फिर डायमेंस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस या फिर हेमीपैरेसिस या फिर कोमा. तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, जो बी नंबर होगा वो करेक्ट होगा. डायमेंस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि हेड इंजरी है, तो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हेड इंजरी भी हुआ है और IPR है वो क्या है, इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है. तो हमारा लक्षण क्या देखने को मिलेगा, जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड रहेंगे. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, कैरियर स्टेज ऑफ HPV यानी कि हेपेटाइटिस बी का वायरस है, उसका कैरियर स्टेज कितने टाइम पे होता है. तो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या फिर लाइफ लॉन्ग. तो कैरियर स्टेज कितने टाइप का होगा, 9 मंथ का होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स. बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया. जो बहुत ही कॉमन कॉज है
जो कॉमन कारण है ब्लाइंडनेस होने का यानी अंधा होने का, इंडिया में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? हमें विटामिन ए का डिफिशियंसी देखने को मिलता है, कैटरैक्ट पेशेंट को देखने को मिलता है उनमें जिनमें ब्लाइंडनेस का चांस हो, या फिर ग्लोकोमा में, या फिर ट्रैकोमा में। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो कैटरैक्ट है, जो मोतियाबिंद है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कॉमन होते हैं, जो कि हमारा ब्लाइंडनेस का चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, और ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर काउजेज ऑल एक्सेप्ट। क्रोनिक रीनल फेलियर है, उसका काउजेज क्या है? और एक ऑल एक्सेप्ट, ऑल को छोड़कर एक कौन सा है जो कि क्रोनियल रीनल फेलियर का काउजेज है? फर्स्ट क्या है? हाइपरटेंशन, सेकेंड हाइपरकैलेमिया, थर्ड डिक्रीज क्रेटिनिन लेवल, या फिर हाइपोकैलेमिया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा सी नंबर करेक्ट होगा, डिक्रीज क्रेटिनिन लेवल। ये सभी हैं जो कि ये भी है और ये क्या है, हमें कॉजेस देखने को मिल सकते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में, पर जो क्या है डिक्रीज क्रेटिनिन लेवल है वो हमें नहीं देखने को मिलता है, तो ये अलग होंगे, एक्सेप्ट में आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर में फ्रेंड्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पार्किंसनिज्म इंक्लूड। जो पार्किंसनिज्म डिजीज़ है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इंक्लूड। फर्स्ट क्या है? ट्रेमर्स एट रेस्ट, रिजिडिटी, सेकेंड हाइपोकाइनेसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे इंक्लूड हैं, ट्रेमर्स एट रेस्ट भी होगा, रिजिडिटी भी होगा, हाइपोकाइनेसिस भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ नॉट यूज़फुल इन फॉलोइंग कंडीशन। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं वो यूज़फुल नहीं रहेंगे, कौन से इनमें से कंडीशन में? तो फर्स्ट क्या है? थैलेसेमिया, सेकंड क्या है? ल्यूकेमिया, या फिर परकसियस एनीमिया, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया। कौन में से होंगे जो कि यूज़फुल नहीं होंगे? तो हमारा जो परकसियस एनीमिया है उनमें यूज़फुल नहीं होते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। चलिए हमारा 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स होता है तो बेझिझक कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्या है? वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय। वायरल और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है किसके थ्रू? जो हमारा बॉडी है, न्यूट्रोफिल्स के थ्रू, या फिर बेसोफिल्स के थ्रू, या फिर टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू, या फिर बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। तो हमारा क्या होगा? टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारा बैक्टीरिया, फंगल और जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उससे हमारा बॉडी को प्रिवेंट करता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स जानते हैं। मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर डिटेक्शंस ऑफ ईयरली रीनल डिसफंक्शन इज। मोस्ट यूजफुल टेस्ट, कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जो कि ईयरली रीनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट कर लेता है? सीरम यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, क्रेटिन क्लियरेंस, या फिर GFR। क्या होगा फ्रेंड्स? तो हमारा क्रेटिनिन जो क्लियरेंस है उससे हमें ईयरली डिटेक्शंस पता चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट सेंसिटिविटी मार्कर ऑफ द बॉडी आयरन स्टोर इज। जो हमारा बॉडी का आयरन स्टोर है वो मोस्ट सेंसिटिव मार्कर क्या है? तो फर्स्ट क्या है हमारा? सीरम आयरन, सेकेंड सीरम फेरेटिनिन, सीरम ट्रांसफेरिन, या फिर सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा बी नंबर सही होगा। जो सीरम फेरेटिनिन लेवल है और जो फेरेटिनिन होता है वो क्या करता है? हमारे बॉडी के आयरन को स्टोर करके रखता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। बेस्ट टेस्ट फॉर लीवर डिसफंक्शन। जब हमारा लीवर डिसफंक्शन हो जाता है तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट क्या होगा? सीरम एल्बुमिन, सीरम बिलिरुबिन, SGPT, या फिर थ्रोम्बोबिन टाइम। जो हमारा थ्रोम्बोबिन टाइम उसके थ्रू। तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा डी नंबर ही करेक्ट होगा। थ्रोम्बोबिन टाइम जो होते हैं उसके थ्रू हमारा पता चल जाएगा कि जो लीवर डिसफंक्शंस हैं, जो लीवर की कैपेसिटी है वो कितना है, फंक्शन कितना कर पा रहा है या डिसफंक्शन हो गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 15 नंबर क्वेश्चन।
फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ ओलिगोरिक फेज ऑफ ARP एक्सेप्ट। जो हमारा साइन ऑफ ओलिगोरिक फेज ऑफ ARP एक्यूट रीनल जो फेज है उसका क्या होगा, कौन सा फेज में ओलिगोरिक होता है, एक को छोड़कर। हाइपरकैलेमिया, एलिवेटेड BUN या फिर इंक्रीज GFR या फिर फ्लूइड ओवरलोड। तो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, तो इसमें हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा इंक्रीज GFR देखने को मिलेगा। क्यों चलिए अब हम 16 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स। हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग। जो हमारा मोस्ट ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि वुंड हीलिंग में हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा क्या होगा, हेमाटोमा फॉर्मेशन या फिर माइग्रेशन ऑफ WBC या फिर कोलेजन डिपोजिशन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, कोलेजन डिपोजिशंस होते हैं, उसके वजह से वुंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। परकसियस एनीमिया अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो परकसियस एनीमिया होते हैं किस चीज़ के डिफिशियंसी से क्या होता है, अकर हो जाते हैं। तो विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन B12 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, विटामिन B जो 12 है उसके वजह से परकसियस एनीमिया देखने को मिलते हैं। तो विटामिन जो विटामिन का जो कमी हुआ है विटामिन B12 का, उसको क्या करेंगे, अगर हम फुलफिल लेते हैं एज अ डाइट के थ्रू लेते हैं तो जो हमारे परकसियस एनीमिया है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, एनीमिक पेशेंट्स धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑल आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज एक्सेप्ट। सभी क्या है, डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है बट एक डिजीज़ को छोड़कर। फर्स्ट क्या है, मर्फन सिंड्रोम, सेकेंड है फिनाइलकीटोरिया या फिर सिकल सेल एनीमिया या फिर विल्सन डिजीज़। इनमें से कौन ऐसा डिजीज़ है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ नहीं है। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो मर्फन सिंड्रोम है वो क्या है, नहीं है, एक्सेप्ट अलग है इसमें से। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस विच एंजाइम रेज्ड फर्स्ट। जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, एक्यूट स्टेज में होता है, तो उस टाइम जो एंजाइम रेज्ड होता है फर्स्ट पहले, वो कौन सा एंजाइम होता है, CPK, MB या फिर SGPT या फिर SGOT या फिर ट्रोपोनिन T। तो इसमें से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो हमारा ट्रोपोनिन T है वो क्या करता है, एंजाइम फर्स्ट टाइम क्या करता है, जो एंजाइम है वो रेज्ड होता है, यानी कि इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ फ्रैक्चर ऑफ बोन। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कब देखने को मिलता है, फ्रैक्चर ऑफ बोन में किसके वजह से देखने को मिलता है, फैट एम्बोलिज्म की वजह से या फिर हेमोरेज की वजह से या फिर सेप्टिसेमिया की वजह से या फिर हाइपरटेंशन की वजह से। तो किसके वजह से देखने को मिलता है फ्रेंड्स, हमारा फैट एम्बोलिज्म के कारण ही बहुत ज़्यादा बोन में फ्रैक्चर जो कॉम्प्लिकेशन सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है उसको हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 21 नंबर क्या कह रहा है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा पैनक्रियाजिस। जो हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है पैनक्रियाज, जो कैंसर हो रहे हैं, कार्सिनोमा हो रहे हैं पैनक्रियाज में, उसका कॉमन साइट हमें क्या देखने को मिलेगा, हेड पे, बॉडी पे, टेल पे या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। तो हमारा क्या होगा, हेड पे हमें बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑटो इम्यून डिजीज़। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। फर्स्ट SLE या फिर रूमेटोइड अर्थराइटिस या फिर सिफिलिस या स्क्लेरोसिस। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इनमें से जो सिफिलिस है वो क्या हमारा STD है और ये ऑटो
इम्यून डिजीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप ऑफ 6 months to 2 years। जो 6 महीने से 2 साल के जो बच्चे हैं उनमें क्या है, मेनिंजाइटिस के कॉजेज़ बहुत ही कॉमन सा कॉजेज़ क्या हो सकता है, मेनिंजियोकोकाई या फिर निमोनोकोकाई या फिर एच इन्फ्लुएंजा या फिर इकोकाई। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो एच इन्फ्लुएंजा है वो बहुत ही कॉमन है, क्या 6 महीने से 2 साल के बच्चे में होने के कारण। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काउज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप 2 year to 20 year। जो मेनिंजाइटिस काउज होने का 2 से 20 साल के बच्चों में क्या मोस्ट कॉमन काउजेस देखने को मिलता है। तुम्हारा फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, न्यूमोकोकाई, सेकेंड है निजीरिया मेनिंजियोकोका या फिर एच इन्फ्लुएंजा या फिर इकोकाई। तो हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर इज करेक्ट। निजीरिया मेनिंजियोकोकल की वजह से हमें 2 से 20 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा मेनिंजाइटिस कॉमन देखने को मिलता है। चलिए 25 नंबर बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज यूज फॉर द डायलेशंस ऑफ पीपल इन चिल्ड्रेन। डायलेशंस ऑफ पीपल इन चिल्ड्रेन, तो क्या होगा, एट्रोपिन की वजह से या फिर ट्रोपोपिकैमिड्स की वजह से या फिर डेक्सामेथासोन की वजह से या फिर इंडोमेथेसिन की वजह से। तो क्या होगा, एट्रोपिन की वजह से क्या होता है, बच्चों में ज़्यादा डायलेशंस देखा जाता है, पीपल का डायलेशंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। जो 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एरोटिक एन्यूरिज्म इज। जो एरोटिक एन्यूरिज्म है उसका कॉमन कॉज यानी कि कॉमन कारण क्या है जो कि एरोटिक एन्यूरिज्म करता है। फर्स्ट क्या है, ट्रॉमा देखने को मिलता है या फिर मॉर्फन सिंड्रोम की वजह से या फिर अर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर सिफिलिस के वजह से। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा अर्थरोस्क्लेरोसिस के वजह से ये देखने को डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन एड्स पेशेंट्स निमोनिया अकर ड्यू टू। जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनमें निमोनिया किस कारण से हो जाता है, स्टाफाइलोकोकस के वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से या फिर न्यूमोसाइटिस कार्निस के वजह से या फिर माइकोप्लाज्म के वजह से। किसके कारण से हो जाता है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। न्यूमोसाइटिस कार्नी की वजह से हमें एड्स के पेशेंट्स में निमोनिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है, वेट गेन ऑकर इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। जो वेट गेन का कंडीशंस है उन सभी में होगा पर एक को छोड़कर, मतलब एक ऐसा डिजीज़ है जो कि जिनमें वेट गेन नहीं होता है और बाकियों में वेट गेन हो जाता है। तो पहला क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकंड क्या है, स्टेरॉयड थेरेपी, जो स्टेरॉयड थेरेपी ले रहे हैं उसकी वजह से क्या, या फिर कशिंग सिंड्रोम में या फिर फाइनोक्रोकोमायोसाइटोमा के वजह से। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा फाइनोक्रोकोमायोसाइटोमा जो होता है उसकी वजह से क्या होगा, वेट गेन नहीं होगा, बाकियों में सारे में वेट गेन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ब्रेक बोन फीवर इज। कौन सा ऐसा डिजीज है जिसको हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, यानी कि जब फीवर हो तो ऐसा फील हो कि अब मेरा हड्डी टूटने लगा है, हद से ज़्यादा है और वो खुद से बर्दाश्त आप नहीं कर पा रहे हो, उस डिजीज़ में सफ़र नहीं कर पा रहे हो। टाइफाइड में होगा या फिर मैलिग्नेंट फीवर में होगा या फिर मलेरिया में होगा या फिर आपको डेंगू में देखने को मिलेगा। कौन सा ऐसा डिजीज़ में है जिसमें आपको देखने को मिलता है,
तो जो डेंगू फीवर होते हैं उसमें क्या ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं डेंगू फीवर में। तो लगता है अब लाइफ थ्रेटनिंग हो चुका है और लगता है बॉडी में अब कोई जान ही नहीं बचा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डायरिया इन एड्स पेशेंट्स। जो एड्स पेशेंट होते हैं उनमें डायरिया होने का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा? तो रोटा वायरस होगा, इकोलाई होगा, क्रिप्टोस्पोरिडिज्म होगा या फिर स्ट्रेप्टोकोकल एरियस होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा सी नंबर इज करेक्ट आंसर। क्रिप्टोस्पोरिडिज्म है वही जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जब पेशेंट इन एड्स के हैं और उनमें डायरिया हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, Which of the following is the most important nursing care for an unconscious patient? जो unconscious पेशेंट्स होते हैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर क्या होगा? टू मेंटेन एडिक्वेट सर्कुलेशंस, जो उनका सर्कुलेशन है क्या वो मेंटेन कर सकते हैं एडिक्वेट वैल्यू में, और क्या मेंटेन पेशेंट्स एयरवे, मेंटेन प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न, या फिर टू प्रोवाइड स्किन केयर। अनकॉन्शियस है वो पेशेंट, उनमें क्या हम करेंगे? टू मेंटेन पेशेंट्स पेटेंट एयरवे, जो उनका पेशेंट्स का जो एयरवे पैटर्न है उसको क्या करेंगे? हम मेंटेन करेंगे। अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो क्या वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा और पेशेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकलेमिया, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबव। इनमें सभी जो ऑप्शंस हैं उनमें हमें वो कंडीशंस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 33 नंबर, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इन अ पेशेंट विथ निमोनिया विल बी। जो हम क्या करेंगे, एक पेशेंट निमोनिया के हैं और वो पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं, प्रायोरिटी नर्सिंग में उनका नर्सिंग प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या होगा? अल्टर म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, या फिर अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, या फिर एक्टिविटी इंटॉलरेंस। इनमें से कौन है क्या है जो कि पेशेंट्स का क्या रहेगा? अल्टर्ड रहेगा। तो हमें फर्स्ट क्या, हम जो नर्सिंग डायग्नोसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है? तो हम क्या करेंगे, हम जो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको पेड करेंगे, यानी कि अब नॉर्मल हो रहा है उसको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, उस चीज़ को प्रायोरिटी देना है फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 34 नंबर, एम्बू बैग इज़ यूज्ड व्हेन। जो अम्बू बैग है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं? तो क्या करेंगे, पेशेंट्स डेवलप रिस्पायरेटरी अरेस्ट, जब पेशेंट्स को क्या रिस्पायरेटरी अरेस्ट डेवलप हो रहा है, पेशेंट डेवलप रीनल फेलियर, जब पेशेंट्स को रीनल फेलियर हो रहा है, या फिर पेशेंट डेवलप हेपेटिक फेलियर, या फिर पेशेंट डेवलप्स सीवियर हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन वाले में भी नहीं करेंगे, हेपेटिक फेलियर से कोई लेना देना नहीं है एम्बू बैग का। और फिर क्या है, जब पेशेंट रीनल फेलियर हो रहा है उससे भी कोई लेना देना नहीं है, बट जब रिस्पायरेटरी अरेस्ट आ रहा है तो उस पेशेंट को क्या अम्बू बैग देंगे, जो अम्बू बैग का फंक्शंस होता है वो प्रोवाइड करेंगे। और अम्बू बैग का फंक्शंस क्या होता है, एयरवे को मेंटेन करना। उस समय जब आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन सोर्स ना हो तो आप अम्बू बैग का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन PRN। जो PRN एब्रिविएशन है उसका मतलब क्या होता है? एट बेड टाइम, गिवन ओनली वंस इन अ डे, या फिर व्हेन रिक्वायर्ड, या फिर इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी। जो PNR एब्रिविएशंस हैं, देखिए फ्रेंड्स एब्रिविएशंस भी बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं और आपको छोटे छोटे एब्रिविएशंस नहीं पता होंगे तो आपको वहाँ पर मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे या फिर आपका मार्क्स गलत हो जाएंगे अगर ऑप्शन में आप करेक्ट नहीं हमारे तो हमारा क्या होगा, व्हेन रिक्वायर्ड, हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। PNR का मतलब क्या होता है, जब हमें रिक्वायर्ड होगा तभी हमें उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ अ पेशेंट्स विथ
pharyngitis caused by group A staphylococci is not treated by a proper antibiotic medicine, it may result in, एक पेशेंट है उनको क्या कॉज हो रहा है, फेरेंजाइटिस हो रहा है, और किसके जो उनको डिजीज़ क्या है, फेरेंजाइटिस है, बट जो किसके वजह से उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, बट जो कि ट्रीटमेंट में उसका क्या एंटीबायोटिक प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है मेडिसिन, तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, बुफिंग कफ देखने को मिलेगा, पेप्टिक अल्सर, या फिर ग्लूमरल नेफ्राइटिस, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमें उनमें क्या, उस पेशेंट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो हमें ग्लोमिनो नेफ्राइटिक्स कंडीशन जो होंगे वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशंस एट नाइट इज टर्म एट, जब पेशेंट्स को नाइट में एक्सेसिव यूरिन हो रहा है, यूरिनेशंस जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉक्चूरिया, मैचुरेशंस, नॉक्चूरिया, या फिर डिसूरिया, या फिर पायरिया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो मैचुरेशंस है यानी कि हमें फील हो रहा है कि यूरिन अब पास करना है, डिसयूरिया डिसफंक्शन ऑफ यूरिन हो रहा है, या फिर पायरिया यानी कि आपका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आउटपुट, और क्या होगा, जो नॉक्चूरिया है वर्ड है वो क्या नाइट से रिलेटेड है, नाइट को डिनोट करता है, यानी कि जब आप यूरिन बहुत ज़्यादा पासिंग कर रहे हैं नाइट में, उसको क्या हम बोलेंगे, नॉक्चूरिया बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 38 नंबर है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ ट्यूब ड्रेनेज इज यूज आफ्टर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर। टी ट्यूब ड्रेनेज है जो कि यूज किया जाता है कोई सर्जिकल प्रोसेस है उसके बाद, तो इनमें से कौन सा ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है, प्रोसेस करने के बाद टी ट्यूब ड्रेनेज यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या है, मास्टेक्टोमी, सेकेंड कोलियोसाइटोटोमी, या फिर लोबेक्टोमी, या फिर कोलोटोस्टोमी। तो इनमें से कौन सा हम परफॉर्म करेंगे, जब मास्टेक्टोमी करेंगे उसके बाद टी ट्यूब ड्रेनेज का यूज करते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स हमारा, अ पेशेंट विथ laryngitis is treated symptomatically for 2 weeks, but he is still experiences hoarseness. A persistent hoarseness may be associated with, एक पेशेंट्स है जिनका क्या है शिकायत, लेरेंजाइटिस का शिकायत आ रहा है, और जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है वो सिम्टोमेटिक हो रहा है, यानी कि उनका जो सिम्टम्स आ रहे हैं 2 वीक से सिम्टम्स आ रहे हैं, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। एक्सपीरियंस हॉर्नेस, जो उनका पेशेंट का क्या है वो अपने एक्सपीरियंस करने हॉर्नेस के तरह जैसा, स्टिल अभी भी उनका एक्सपीरियंस वही है। तो अभी परसिस्टेंस हॉर्नेस में बी एसोसिएटेड विथ, तो उसका एसोसिएटेड क्या होगा, ब्रोंकाइटिस, एम्फेसिमा, या फिर न्यूमोथोरिक्स, या फिर लेरेंजियल कैंसर। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, क्या हमें देखने को मिलेगा, जो लेरेंजियल कैंसर है वो परसिस्टेंट, अगर ये बना रहा परसिस्टेंट कंटिन्यू रहा, तो आगे जाकर हमें क्या लेरेंजियल कैंसर का सामना करना पड़ेगा उस पेशेंट्स में, अगर बढ़िया से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, to give intramuscular injection which size is needle used for, जो हम IM इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, उसका नीडल का साइज़ कितना यूज करना है, कितना देना है, यूज करना है उस नीडल का साइज, तो 18 से 20 गॉज का, या फिर 20 से 23 गॉज का, या फिर 25 से 27 गॉज का, या फिर 5 से 7 गॉज का। तो कितना यूज़ करना फ्रेंड्स, 22 से 23 गॉज का जो नीडल है उसी को हमें यूज़ करना है IM इंजेक्शन में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रेन, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर है जो कि बच्चों में बहुत ही कॉमन देखा जाता है, कोलियोज फ्रैक्चर्स, पोर्ट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, या फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो कौन हमें देखने को मिलता है, ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है वो बच्चों में बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है।
42 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस, जो सिरोसिस डिजीज है उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस, या फिर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव। पोर्टल हाइपरटेंशन भी होगा, एसाइटिस भी होगा और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अपना ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आराम से एमसीक्यू का वीडियो आपके पास पहुंच जाए और हर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट फॉर द नर्स टू मेक अ पेशेंट्स हैविंग सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस इज अ, जो पेशेंट्स हैं उनको क्या हम असेसमेंट कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट नर्स को क्या करना है, किस पेशेंट्स में उन्हें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं। जैसे कि एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के पेशेंट्स हैं और हम नर्स हैं, तो हम नर्स हैं तो उनमें कौन सा एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें असेसमेंट करना ही करना है। तो क्या होगा, स्किन कलर, या फिर यूरिन आउटपुट, या फिर पिपलरी रिस्पॉन्स, या फिर ब्लड प्रेशर। तो हमें क्या उसमें देखना है, तो हमें ब्लड प्रेशर देखना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है, लो जा रहा है या फिर उनको हाइपरटेंशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी इज मेंटेन चिफली बाय, जो फ्लूइड बैलेंस है हमारे बॉडी में मेंटेन चिफली कर सकते, कौन कर सकता है इजीली, किडनी, स्किन, लंग्स, या फिर हार्ट। तो हमारा कौन कर सकता है फ्रेंड्स, जो फ्लूइड बैलेंस है वो किडनी कर सकता है। अगर किडनी से फिल्टरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, यूरिन बहुत ज़्यादा आउटपुट हो रहे हैं, तो क्या वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद एम्फाइसीमा, जो पेशेंट्स एम्फाइसीमा का केस है और उनका मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, फ्लोर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, पोस्चरल ड्रेनेज करेंगे, या फिर डायरेटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे, या फिर पैसिव ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। तो उनमें क्या कराएंगे फ्रेंड्स, जो फ्लोर पोजीशंस होते हैं उनमें हम पेशेंट्स को देंगे और वो उनके लिए बहुत ट्रीटमेंट का काम करेगा और बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रिस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय, एक पेशेंट्स उनका क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कि रिस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट करता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन करता है, स्टिमुलेट करता है, या फिर लैक्टिक एसिड, या फिर CO2, या फिर कैल्शियम आयन। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो CO2 है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिस्पिरेटरी सेंटर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर लेरेंजियल कैंसर, जो पेशेंट्स हैं वो लेरेंजियल कैंसर के हैं और उनमें जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो नहीं है, यानी कि उनका जो नॉट अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर लेरेंजियल कैंसर, तो इसमें से क्या होगा, पुअर हाइजीन, एयर पॉल्यूशंस, हैवी अल्कोहल इंजेक्शंस, या फिर क्रोनिक रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो क्या होगा फ्रेंड्स, पुअर पर्सनल हाइजीन। अगर वो पर्सन को पर्सनल हाइजीन अपना नहीं रख पा रहे हैं तो क्या होगा, देखने को मिल सकता है और वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में नहीं आएगा लेरेंजियल कैंसर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। इन फॉलोइंग विच इज अ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लिवर एब्सिस, ऐसा कौन सा साइट है लिवर एब्सिस का जो कि बहुत ही कॉमन है, राइट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, बोथ लोब्स, या फिर नॉन ऑफ द बोथ। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट नंबर इज करेक्ट आंसर, जो राइट लोब ऑफ द लिवर है वो ही कॉमन साइट्स देखने को मिलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स, 49 नंबर है जो कि क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ चेने स्ट्रोक रिस्पायरेशन, चेने स्ट्रोक रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टैकेपनिया अल्टरनेटिंग विथ अ पीरियड ऑफ एपनिया, पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेटिंग विथ अ पीरियड ऑफ एपनिया, या फिर एन इंक्रीज इन बोथ रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन, या फिर डीप रेगुलर एंड
शाइंग रेस्पिरेशंस। तो इनमें से हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? तो हमारा बी नंबर यानी कि करेक्ट है। पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेटिंग विद द पीरियड ऑफ एपनिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लोराइसिस। जो प्लोराइसिस डिजीज है उसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर यानी कि साइन एंड सिम्टम यानी कि हमारा लक्षण क्या देखने को मिलेगा? शार्प स्टेबिंग पेन विथ ब्रीदिंग, शार्प स्टेबिंग पेन वाइल ब्रीदिंग, या फिर रिप्रोडक्टिव कफ, या फिर साइनोटिक नील बर्ड्स, या फिर टैकीकार्डिया। तो हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट्स में? तो हमें शार्प स्टेपिंग पेन वाइल ब्रीदिंग देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो कि हमारा CHO में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा MSN सब्जेक्ट का क्या है? हमारा MSN सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर, और जो हमारे चैनल है उनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट आ रहा है फ्रेंड्स तो कमेंट्स में पूछना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय फ्रेंड्स।